के स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट, आज का टॉपिक अशोक के फूल। देखिए इसमें कुछ लेसन काटे गए हैं कोई यूपी बोर्ड से कि इस वर्ष जो कोरोना के कारण कम कर दिया गया वो इस वर्ष नहीं आने हैं, तो जो आने हैं उनमें से है ये, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है पढ़ा दिया, हमने समझा दिया। अब इसका अशोक के फूल और एक और लेसन है, 3 काटिए 3 आने हैं। तो जो आने हैं हम पहले उनकी विधिवत तैयारी आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से इनमें से आना है। और जो नहीं आने तो कटे, ज़्यादा नहीं काटा है, थोड़ा थोड़ा कटा है, वो लेसन भी हम आपको बता देंगे, समझा देंगे वो भी, लेकिन इन पर ध्यान दीजिए विशेष। पहला है इसका, देखिए पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वो एक बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। ये पैराग्राफ है, इसी में क्वेश्चन छापने हैं। तो पहला प्रश्न आया, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश का पाठ है अशोक के फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जीवनी भी इम्पॉर्टेंट है और इसका पैरा भी संभावित है कि आ सकता है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। और मुख्य चीज़ हमने आपको एक बात बताई थी, फिर मैं आज याद दिला दूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो आप नकल कर लें, लिख लें, आपका काम खत्म। आपका काम नहीं खत्म है, ये तो आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ कैसे आप छाटेंगे। इसी के बिहेव पर कोई भी पैरा आ जाए, इसी तरह आपको छपना है, पढ़ना है, अपने दिमाग लगा करके। तो ये जो हम आपको प्रारूप के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। ये न जो मन में बता लेना कि सर जी ने जो बता दिया तो वही आ जाएगा बोर्ड में, ये जो निश्चित नहीं। हाँ, इसी तरह से आएगा, इसी तरीके से आएगा, इसी पैटर्न में आएगा, और आप बुद्धि का प्रयोग करते हुए बढ़िया क्वेश्चन कर लीजिए, समझने का प्रयास। अब प्रश्न नंबर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश को ये है जो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इतनी नहीं है, ये नहीं लिखना है, पढ़ाने में हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन लिखना आप यहीं से, वो हमने लिख दिया यहाँ जितना आवश्यक है। अब देखो बेटा, इसका पूरे काम समझ लीजिए। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। हतभाग्य माने होता है भाग्यहीन, हतभाग्य का मतलब हो गया। लेखक कहता है कि पुष्पित अशोक, तात्पर्य कि जब अशोक के वृक्ष में हम फूल लगे हुए देखते हैं, पुष्पित माने पुष्प से अलंकृत देखते हैं, फूलों से सजा हुआ देखते हैं अशोक का वृक्ष, तो ये जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। कहते ये देखकर मेरे मन में उदासी छा जाती है, क्योंकि फिर स्पष्टीकरण दे रहा है कि क्यों ऐसा होता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई रस मिलता है। कहते हैं इसलिए नहीं उदास होता है कि मैं किसी को भाग्यहीन समझना या किसी से ईर्ष्या करना, किसी से प्रतियोगिता करना, किसी से जलना,
ये देख करके ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये सोच कर रहा है कि जब मैं सुंदर वस्तुओं को देखता हूँ, उन्हें भाग्य समझता हूँ, उनसे ईर्ष्या करता हूँ और समझने में, और ऐसा करने में मुझे कोई आनंद मिलता है, रस मिलता है। कल ऐसी भी मेरी कोई भावना नहीं। कहता है कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। कौन से लोग? जो ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरे की सुंदरता को देखकर, दूसरे को बढ़ते हुए देखकर, दूसरे की साफ सफाई देखकर, अच्छाइयाँ देखकर ईर्ष्या करते हैं, वही लोग निंदा के पात्र होते हैं। तो वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। अब इसका मैंने लिख दिया है जहाँ से आपको करना है। ये जो बताया इसको आप समझ लें, इसको करना नहीं है। लेखक का कथन है, थोड़ा विस्तृत से लिख देना, कि ये लोग बड़ी दूर तक की सोचने विचारने वाले होते हैं, बहुत दूर तक। ये किसी व्यक्ति के अतीत माने बीता हुआ, भूत का, अतीत की तो एक एक परत को उभारते ही हैं, यानी उसके भविष्य भूत में उसने क्या किया, कैसा था, वो सामने पकड़ सकते हैं, करते हैं लोग, जबकि उससे कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या उसकी बात करनी चाहिए। तो वही लेकर कह रहा है कि उभारते हैं उनके भविष्य की मृत्यु पर्यंत तक की संभावनाओं दुर्भावनाओं का विवेचन लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर उन्हें सब प्रकार से दीनहीन प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं इतनी दूर तक की नहीं सोचता, क्योंकि मुझे भविष्य में देखने का अवकाश नहीं। फिर भी इस फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। ये इसका भाव है, कोई कठिन नहीं है। प्रश्न नंबर 3, किसे देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है? अब ये पहला में आपने पढ़ा, अगर आप बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे तो आपको इसे मिल जाएगा समझने में। उत्तर, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदर पाने वाला है, आदरित अशोक के वृक्ष को पुष्पित होते हुए देखकर उनका मन उदास हो जाता है। आप अगर संक्षेप में लिख सकते हैं, कहता किसे देखकर, तो आप पुष्पित अशोक के वृक्ष को पुष्पित होते हुए देखकर उनका मन उदास हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, कुछ लोगों को मिलता है, ये सब देश का है, कुछ लोगों को मिलता है, इसका भाव क्या है? इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कुछ लोगों को मिलता है, इस पंक्ति में लेखक ये कहना चाहते हैं कि वे आज पुष्पित अशोक को देखकर इसलिए उदास नहीं है कि वे अशोक के पुष्प की सुंदरता से ईर्ष्या करके और उसे अभागा बताकर अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। प्रश्न नंबर 5, लेखक के अनुसार कुछ लोग किस प्रकार दूरदर्शी होते हैं? उत्तर, वे किसी व्यक्ति के अतीत की तो एक एक परत को उगाड़ते ही हैं, उनके भविष्य की मृत्यु पर्यंत तक की संभावनाओं दुर्भावनाओं का विवेचन लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें सभी प्रकार से दीनहीन प्रमाणित करने का प्रयत्न भी करते हैं। आप देखिए, ये पढ़ाया भी आपको, आपकी फोटो भी खींच दी और वीडियो भी बन रहा है। विधिवत आप इसको करिए। आपके लेसन जैसे खत्म होंगे तो मैं संस्कृत चालू करूंगा और व्याकरण का रिवीजन करूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि वो चमकता इसलिए है कि रोशनी कभी कभी आ जाती है सामने से खिड़की से, इसलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक अशोक के फूल। देखिए, क्लास ऑनलाइन लेते हैं, उसमें भी मैं पूरा पढ़ाते हैं और इसी का वीडियो तुरंत इसलिए भेजते हैं कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को कुछ न समझ में आए या कुछ छूट जाए, तो उसका छूटे ना हमारी तरफ से, अगर उसमें छूट गया तो वीडियो के माध्यम से वो कर लेगा। लेकिन ऑनलाइन
में जो लोग नहीं आ रहे हैं तो वो ये चाहे जैसे करें वीडियो से ये कोर्स पूरा करना है कि क्लास जब चलेंगे सबसे पहले मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मैं एक चेक करूँगा, एक देखूँगा। मैंने सोचना कि और जो आ रहे हैं पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बड़ाई के पात्र हैं, वो समय दे रहे हैं। जबकि मैं समय इतना नहीं लेता हूँ, मैंने कह रखा है कि हमारा जितने समय में पड़ जाएगा, समय सीमा नहीं है। 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, हमारा कोई टाइम नहीं। जितने समय में अच्छे अच्छे पढ़ा दें, आप तक पहुँचा दें, ये मेरा प्रयास रहता है। हम समय कर ले रहे हैं, पता चला कि आधा घंटा और समझ में आए कुछ ये ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। हम समय से कोई मतलब नहीं, हमें पढ़ाया हुआ हमारा आप तक पहुँचे, आप उसे समझें, ये मेरी प्राथमिकता रहती है। तो ये सब बड़े मेहनत से तैयार कर किए जाते हैं, मेहनत से पढ़ाए जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग भी मेहनत से लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, जब भी गद्य में कोई कठिन नहीं होता, मैंने कई बार बताया है, गद्य का अर्थ आप लिख सकते हैं, ज़्यादा से परिवर्तन नहीं होता है। दिक्कत होती है काव्य में थोड़ी बहुत, न पढ़ने वाले के लिए। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है, आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से लिखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्मीली थी, संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, ये बड़ी गंभीरी जात थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ, गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वह शायद शांत की जातियाँ थी, ये जातियाँ पहाड़ी थी, हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। ये इतना बड़ा पहला है, इसी में सारे क्वेश्चन छपने। अब देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर डाला है। इस क्रम में पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित तो 1, 2, 3 लाइन है, तो 3 लाइन का ही तुम्हें लिखना है, लेकिन हम आपको पूरा बता देते हैं, ये आपके व्यक्तिगत समझने के लिए, जैसे क्लास में पढ़ाई होती है उसी प्रकार। तो देखिए, कोई खास परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जरूर जान लीजिए। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है, यानी लेखक कहता है कि मुझे ये बहुत ही पुराने समय की बात प्रतीत हो रही है। से बहुत पुराने समय की बात है, पुराने युग की बात है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है। लेखक कहता मुझे कुछ भी नहीं पता, जो आर्यों द्वारा लिखा हुआ जो उनका साहित्य था उसकी मैंने खोज की है, उसी को मैंने प्राप्त किया है, उसी को मैंने देखा है। वही मतलब उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से देखा गया, उसमें आर्यों की अपनी दृष्टिकोण से ही सब कुछ में था। आप देखिए लाइन आगे यहाँ की हमने लिख दिया नीचे, आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। उत्तर लेखक कहता है कि आर्यों का देखिए कितना परिवर्तन, ये देखना विशेष, कोई अंतर खास नहीं है, बहुत सरल होता है। आर्यों का अनेक जातियों से संघर्ष हुआ, उन जातियों ने अंत तक आर्यों से अपनी हार स्वीकार करके उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। वह दूसरी जातियों की तुलना में अधिक गर्मीली थी। पुराणों में भी इन जातियों से
हुए आर्यों के संघर्ष के प्रमाण मिलते हैं। आर्यों से हुए विभिन्न जातियों के संघर्ष की बात इतनी अधिक पुरानी है कि बाद में ये मान लिया गया कि ये सभी युद्ध करने वाली जातियां देवताओं की संतान थी, देव योनि जात मानी संतान थी। अब इसके आगे फिर देखा के दस नहीं है, ये फिर समझ लीजिए। पहला संघर्ष शायद अप्सरों से हुआ, असुरों से हुआ। कहते इनका पहला संघर्ष आर्यों का असुरों से माने राक्षसों से हुआ। ये बड़ी गर्विणी जात थी। असुरों की जो जात थी बड़ी गर्विणी थी, गर्व से बनी थी, झुकती नहीं थी किसी सामने। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, यानी आर्य लोग अपने प्रभुत्व में से लाना चाहते थे, अपने अधीन लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसकी बात नहीं मानी। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। फिर दानवों से, दैत्यों से और राक्षसों से आर्यों का संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। यानी गंधर्व और आर्य, ये यक्ष, इनसे कभी भी आज का नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जातियां बड़ी शांत थी, किसी से लेना न देना। और ये जो गंधर्व विद्या तो क्या, जो ये लोग संगीत गीत गाते हैं, इसे गंधर्व विद्या कहते हैं। ये गंधर्वों के द्वारा ये उत्पन्न की गई है। और यक्ष सुना होगा कभी, जब अर्जुन पांचों भाई पानी लेने गए पीने के लिए, कि यक्ष ने प्रश्न किया, नहीं उत्तर दे पाए तो सबको मूर्छित कर दिया था। फिर युधिष्ठिर ने सारे उत्तर दिए थे, वो यक्ष। तो इनका ये बड़ी शांत जातियाँ थी। ये जातियाँ पहाड़ों पर रहती थी, पहाड़ी की जाती थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। यानी हिमालय पर गंधर्व, यक्ष और अप्सराएं ही रहती हैं, उनकी निवास भूमि है। परिवर्तन हुआ? क्या लगा भाई, क्या मैंने अलग से कर दिया, क्या बड़ी खूबी हमने कर दी? कुछ नहीं है। इसीलिए आप समझिए, अपने आप बना लिया करिए, समझ करके। अब आया प्रश्न नंबर 3। हमारे पास अब कौन सा साहित्य बचा है, ये इसमें दिया है। प्राचीन युग के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से हमारे पास अब आर्यों का लिखा हुआ साहित्य बचा है। पुराणों में किसके प्रमाण हैं? उत्तर पुराणों में उन जातियों के प्रमाण हैं जिनका आर्यों के साथ युद्ध हुआ और जो बहुत गर्वीली जातियां थी। प्रश्न नंबर 5, हिमालय का देश किसकी निवास भूमि है? उत्तर हिमालय का देश गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। ये आपको हो गया, इसको कंप्लीट करना जरूरी है सारे।